हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एक स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, या फिर आप सरकार में काम करते हैं, या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं, या आप कोई भी इंसान है किसी भी देश में रहने वाले, जिसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल आप बारिश के सीज़न में देखते हैं कि अनियन जो कि प्याज या टमाटर 30 रुपए किलो से लेके 80 रुपए किलो, 150 रुपए किलो और 250 रुपए किलो तक भी पहुंच जाते हैं। उसका क्या कारण है, उसके पीछे के क्या रीज़न होते हैं। कहीं आप ये भी देखते हैं कि आपकी सैलरी तो सेम है, पर कहीं ना कहीं उससे खरीदी हुई चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो जो परचेजिंग पावर हम जिसे बोलते हैं, एक 100 रुपए के नोट की जो पहले 100 रुपए में आया जाया करती थी, पर आज उसके लिए 105 रुपए रिक्वायर्ड है, तब हम इन्फ्लेशन की मार को झेलते हैं। यहाँ पर हमको क्या समझने की ज़रूरत है कि इन्फ्लेशन होता क्या है, कैसे होता है। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। आज मैं आपको एक तीसरा टाइप भी बताऊंगा जिसे कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। उसके बाद हम देखेंगे इसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं, किस किस कारणों से होता है, और इससे बचने के लिए क्या क्या करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इन्फ्लेशन को समझते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? एक जनरल राइज इन द प्राइस लेवल होता है। मतलब जो भी एक किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस चल रहा है उसका इंक्रीज होना। तो इसमें दो कीवर्ड है। पहला है जनरल, ओके, जनरल राइज इन द प्राइस लेवल, ओके, जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों की, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं हम कुछ खाने के आइटम्स भी होते हैं। सर्विसेज हो गई, जैसे एजुकेशनल सर्विसेज हैं, स्कूल की फीस है, कॉलेज की फीस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं। उसकी वजह से फूड प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अपने यहाँ इंडिया में वेजिटेबल, इट मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो ईडेबल आइटम्स होते हैं वो, और दूसरा फ्यूल, ये दो टाइप के इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं हमको हिट करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्यूल से रिलेटेड इन्फ्लेशन। सबसे पहले हमें क्या समझने की जरूरत है? सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि इन्फ्लेशन किस किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इन्फ्लेशन, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। कोई भी कमोडिटी, इसे हम कहेंगे जनरल, जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज का मतलब है किसी भी एक कमोडिटी में नहीं। इफ अनियन का प्राइस आपको 30 रुपए से 80 रुपए पहुंच जाता है, तो वो अनियन में इन्फ्लेशन हो गया, पर वो जनरल इन्फ्लेशन नहीं कहलाया। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन बाद इसका स्टोरेज ठीक हो जाए, इसकी सप्लाई चेन ठीक हो जाए, तो प्राइस वापस रिलैक्स हो जाएंगे। पर हम एक बास्केट ऑफ कमोडिटी लेते हैं। इस बास्केट ऑफ कमोडिटी में फूड भी आता है, इस बास्केट ऑफ कमोडिटी में फ्यूल भी आता है, इस बास्केट ऑफ कमोडिटी में सर्विसेज आती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ। तो इस टाइप की एक बास्केट बनाई जाती है जिससे कि ये इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें ये समझने के लिए हमको क्या करना है, तीन तरह के इन्फ्लेशन होते हैं जैसा मैंने आपको बताया, उसको हम अगली स्लाइड में समझेंगे। डिमांड पुल, कॉस्ट पुश एंड बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन तो ठीक है, होता है, इसको पता कैसे लगाया जा सकता है कि कैसे इन्फ्लेशन होगा या इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में? उसके दो बड़े इंडिकेटर है। पहला इंडिकेटर है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये इंडेक्स बताता है कि होलसेल लेवल पे प्राइसेस कितने इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये बताता है कंज्यूमर लेवल पे प्राइस का कैसा इंक्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हम एक मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं। मिल्क का पैकेट हम सभी खरीदते हैं। मिल्क के पैकेट में अगर WPI इन्फ्लेशन हमको मेजर करना है, तो वो होलसेल लेवल पे जहां मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जांपल जो गाय से दूध निकाल रहा है उसका सैलरी बढ़ जाती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी स्टोरेज की चीजें बढ़ जाती है, तो होलसेल लेवल पे ही उसकी प्राइस बढ़ गई। कंज्यूमर पे आएगा तब तक तो बढ़ी जाएगी। पर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर प्राइस नहीं बढ़ी और मिडिल मैन बढ़ गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की भी चीजें बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं उस मिल्क को सेम रेट पे प्रोड्यूस करते करते, पर जब तक हम कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे तब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में लिया जाएगा। RBI आजकल रिसेंट डेज में, मतलब पिछले 10-15 सालों से, CPI को ही फॉलो करता है।
तो इन्फ्लेशन के तौर पे अगर आप समझेंगे तो ये जो कंज्यूमर लेवल पे बढ़ने वाला इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा हिट करता है देश की जनता को। तो इसमें कुछ भी हो जाए आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा है इन्फ्लेशन के कारण क्या होते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले है डिमांड पुल। बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यहां समझाने वाला हूं। कॉस्ट पुश और बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ओके, एग्जाम्पल के से हम इसको बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जहां पे टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, मार्केट में गुड्स कम है, सामान कम है, जैसे प्याज है, बारिश हुई, स्टोरेज की वजह से खराब हो गई या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पहुंच नहीं पाई, जगह जगह बाढ़ आई थी तो रोड ब्लॉक थे, तो सप्लाई उतनी नहीं पहुंची, पर लोगों को उतनी अनियन कंज्यूम करने की आदत है। तो जब अनियन मार्केट में कम होगी और उसको लेने वाले ज़्यादा लोग अपने पैसे लेके आएंगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसे कि आप देखते हैं फेस्टिवल टाइम में, दिवाली के आसपास, ईद के आसपास या कोई और भी फेस्टिवल आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कि दिवाली के आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फ्रूट्स चढ़ते हैं, या रमज़ान के आसपास आप देखेंगे तो नींबू का प्राइस बहुत बढ़ जाता है, तो अचानक से उसकी डिमांड शूट अप हो जाती है। अब यहां से हम समझते हैं कॉस्ट पुश क्या होता है। कॉस्ट पुश होता है सप्लाई चेन में डिसरप्शन की वजह से, या फिर किसी चीज की सप्लाई कम होती है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 के टाइम लॉकडाउन लग गया, अब चीजें इधर से उधर नहीं जा पा रही, तो जितनी चीजें जहां थी वो वहीं बिक रही थी, उसकी वजह से कॉस्ट पुश हो जाती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं दोनों में। इसमें बैकएंड से कॉस्ट बढ़ जाती है, इनकम वही रहती है। एक शॉप है, ठीक है, अब ये थोड़ा घर जैसा दिख रहा है पर आप इसको शॉप समझ लीजिए। एक शॉप है जिसमें मान लीजिए कोई डिस्काउंट चल रहा था, उस चक्कर में बहुत सारी भीड़ आ जाती है, ठीक है, भीड़ बढ़ जाती है, दुकान में खड़े होने की जगह नहीं बचती और दुकानदार डिस्काउंट खत्म कर देता है। फिर दुकानदार को लगता है फिर भी लोग आए जा रहे हैं, मेरा माल खत्म होते जा रहा है, तो दुकानदार उसको महंगे में बेचने लग जाता है। उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब वही ये सेम चीज है, मान लीजिए, ठीक है, सेम एक्टिविटी है, पर इस समय क्या हुआ, उतनी डिमांड नहीं है, उतने लोग भी नहीं आ रहे, पर इस दुकान का जो रेंट है वो बढ़ गया। तो अगर इसका रेंट बढ़ जाता है तो कॉस्ट इस दुकानदार की बढ़ गई, इसलिए कॉस्ट ने जो इन्फ्लेशन को और प्राइसेस को पुश किया है उसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, ये दो में आई होप आपको क्लैरिटी हो गई। तीसरा है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये आपने ज्यादातर किताबों में नहीं सुना होगा। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होता है, कमोडिटीज की प्राइस बढ़ती है, वो प्राइस बढ़ने से लोगों की सैलरीज बढ़ती है। ओके, प्राइस बढ़ी, सैलरी बढ़ी, फिर जब सैलरी बढ़ गई तो फिर क्या हुआ, हम ज्यादा चीजें कंज्यूम करने लग जाते हैं, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन फिर से आ जाता है, और उस बढ़ी हुई सैलरी की वजह से प्राइस फिर बढ़ जाती है। और जब प्राइस बढ़ जाती है, लोगों को सेम सैलरी में खर्चे नहीं निकलते, तो अगेन वो सैलरी बढ़ जाती है। तो ये होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये एक लूप में फंस जाती हैं चीजें। जैसे कि आप जब भी देखेंगे 6th पे कमीशन, 5th पे, 7th पे, जितनी भी पे कमीशन आती हैं उसके बाद अचानक से आपको प्राइस राइज दिखता है। उसका रीजन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ती है और वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो मार्केट में आता है और वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या इंपैक्ट होता है कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो उसका किस किस पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे हाउस होल्ड पे। हाउस होल्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, आप जैसे सेव कर रहे हैं पैसा, आपकी इनकम है, आपकी सैलरी है, कहीं ना कहीं वो आपकी इरोड होने लग जाती है, उसकी वैल्यू, तो सेविंग्स पे असर आता है ना। सेविंग्स के बाद आपने जैसे एफडी बनाया तो उसमें प्रॉब्लम आती है, सैलरीज में, ठीक है। दूसरे है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए स्टेबिलिटी का इशू हो जाता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, तो सरकार को उसको बैलेंस करके चलना होता है। फिर इन्वेस्टर के लिए क्या होता है, इन्वेस्टर के लिए जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका रिटर्न उतना नहीं मिलता तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ये कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है।
तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि भाई मैं पैसा लगाऊंगा, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना है सरकार के साथ, पता चला उतनी वैल्यू ही नहीं बची। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसका रेंट आना है 50,000, पर मुझे पता है कि अगर हर साल मैंने 5-10% नहीं बढ़ाया तो मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा ही नहीं। और मान लीजिए इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस 20% से बढ़ रहे हैं, तो उस इन्वेस्टर को नुकसान हो जाएगा। आरबीआई की तरफ से, सेंट्रल बैंक की तरफ से पॉलिसीज को टाइट करना पड़ता है। पॉलिसी टाइटन मतलब हमको कहीं ना कहीं ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है पर उसके साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन रोकने के चक्कर में ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट कट करेगा। अब रेपो रेट कट करेगा या रेपो रेट इंक्रीज करेगा। तो जब इन्फ्लेशन रहता है तो हम रेपो रेट को इंक्रीज करते हैं ताकि हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। तो लोन महंगे हो जाएंगे, तो लोन महंगे हो गए मतलब कार की ईएमआई है ना, हाउस लोन ईएमआई और सब कुछ को वो पुश कर, तो वो डिमांड पुल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और जब उल्टा होता है तो वो रेपो रेट डाउन करते हैं, उससे सारे बैंकिंग पे इम्पैक्ट आता है। अब ग्लोबल और इंडियन पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि क्या है। अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखा तो यूएस इकोनॉमी को देखो, पोस्ट कोविड इसमें आपको इन्फ्लेशन देखने को मिला था। अब पोस्ट कोविड के बाद क्यों मिला, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट पुश तरफ से भी इशू था, डिमांड पुल से भी था। आपने टॉयलेट पेपर का एग्जांपल सुना ही होगा, यूएस में आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे और कई सारे 100 टाइम्स ज़्यादा प्राइस पे बिक रहे थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं टर्की की, उसके बाद बात करूं अर्जेंटीना की, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन है। अभी मिस्टर ट्रंप इज टॉकिंग अबाउट टैरिफ टैरिफ टैरिफ, तो वो भी कहीं ना कहीं कॉस्ट को पुश करेगा और उससे भी ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात होगी। इंडिया की बात करूं तो 2022 के बाद से हमने जो इन्फ्लेशन कंट्रोल किया है वो तारीफ काबिल। अभी जो हमारा इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो 4% है। मतलब आरबीआई की ड्यूटी है कि इन्फ्लेशन समवेयर अराउंड 4% रहे। अगर वो बढ़ता है तो 2% ऊपर का एक बैंड है और कम है तो 2% नीचे का। मतलब एक बैंड बना दिया है कि 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रह सकता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा वो 4% से भी नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं आरबीआई लगातार रेट को डिक्रीज करवा रहा था, गिरा रहा था। इस मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने होल्ड करने की कोशिश की है। अब उन्होंने बोला आगे जब हम देखेंगे ग्लोबल हेडविंड के हिसाब से, मतलब ग्लोबली क्या डिसीजन लिए जाना है, कैसे इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उस हिसाब से इसका डिसीजन लिया जाएगा। तो ये ग्लोबली अगर आप देखें तो इंडिया इन्फ्लेशन के मामले में अभी बहुत ही सही पोजीशन पे है। अब सबसे बड़ी चीज कि उसको टैकल कैसे किया जाए। अब टैकल में 3 तरह के लोग आते हैं, इंडिविजुअल, आरबीआई और गवर्नमेंट। आरबीआई और गवर्नमेंट यहाँ पे आप एक ही समझ सकते हैं पर थोड़ा एंगल अलग है। इंडिविजुअल के लिए अगर आप देखें तो लोग गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं और ऐसे इन्वेस्टमेंट देखना शुरू करते हैं जो उनकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखे, हेज करें अगेंस्ट रिस्क। हेजिंग मींस प्रोटेक्शन। तो गोल्ड में पैसा डालेंगे। अगर आप देखोगे पिछले 2 या 3 सालों में गोल्ड के प्राइसेस अचानक से ऊपर गए हैं क्योंकि हर जगह वॉर का सिनेरियो चल रहा है। इधर इजराइल और ईरान, इंडिया पाकिस्तान, उसके पहले रशिया यूक्रेन चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं वॉर की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें लग रहा है कि गोल्ड हमारा सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो आप गोल्ड का प्राइसेस लगातार देखिए किस स्पीड से बढ़ रहा है। आरबीआई की बात माने और आरबीआई को देखेंगे तो कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। आरबीआई के पास रेपो रेट का ही एक इकलौता टूल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टूल और भी हैं पर ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और गवर्नमेंट का क्या काम है कि इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और इंडिया की क्रेडिट रेटिंग इस पे इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल के कहीं और लगाएंगे तो एफआईआई का आउटफ्लो होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो बाहर से वो लोग पैसा लगाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, इकोनॉमी पे, वो विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और फिर क्रेडिट रेटिंग से इन्वेस्टमेंट पे भी असर आता है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से हम टैकल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ें, क्लैरिटी में इसका डेफिनेशन देखें, ठीक है, इसके फीचर्स देखें कि किस तरह से क्या होता है, दूसरा कॉजेस देखें और कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सब चारों चीज कंट्रोल होने के बाद इसके टाइप्स पे
एक डॉक्यूमेंट बनाना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने एक पेज में ये सारी चीज़ें कर ली, मतलब डेफिनेशन लिखने के बाद उसके कॉजेस, उसके फीचर्स, कैसे कंट्रोल करें और क्या क्या टाइप्स हैं, तो आपको कोई परेशानी इस टॉपिक में नहीं आएगी, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, आरबीआई ग्रेड बी, डीईपीआर और कोई भी बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जहाँ इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। कोई डाउट, क्वेश्चन, कंसर्न है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप बताइएगा कि इंडियन इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुल है या कॉस्ट पुश है। इससे मैं आपके एग्जाम्पल और आपकी समझदारी समझ सकूंगा। इसके अलावा आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं हर संडे 3 घंटे की मास्टर क्लास करता हूँ एब्सोल्युटली फ्री, जिसमें A to Z सारी चीज़ें बताता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टोटली फ्री रजिस्ट्रेशन है। आप आइए, 3 घंटे में समझिए आपके करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।